देखिए, म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं हर छोटी से छोटी अपडेट या जानकारी आपको टाइम टू टाइम देते रहता हूँ। कभी-कभी छोटी से छोटी जानकारी भी देता हूँ। कुछ लोग आप में से कहते हैं कि ये बात हम जानकर क्या करेंगे? देखिए, जितनी ज़्यादा आपको जानकारी होगी, जितनी ज़्यादा आपको समझ होगी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, उतना आपको कम डर लगेगा, उतना आपको कम ऐसा लगेगा कि मेरा पैसा लेके कोई चला गया तो, कोई स्कैम हो गया तो, मार्केट गिर गई तो। ये सब डर खत्म हो जाता है जब आपको पूरी तरीके से जानकारी किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में या किसी भी चीज के बारे में जब आपको जानकारी अच्छे से हो जाती है तो उसको लेके डर आपका खत्म हो जाता है। तो बेसिकली यही रीजन होता है कि हर छोटी से छोटी मैं जानकारी चाहता हूं कि अपने व्यूअर्स को अपडेट कर दूं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन भी लेंगे, बट उससे पहले बात करने वाले हैं इस महीने जो FIIs की सेलिंग हुई है और ये हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए इसका क्या मतलब है। देखिए, सिर्फ 29 अक्टूबर की बात करें तो सिर्फ 550 करोड़ की सेलिंग FIIs ने की थी। उसके अगेंस्ट में 730 करोड़ की DIIs ने बाई करी थी। लेकिन जो बाई करी है DII ने वो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर ज्यादा करी है, लार्ज कैप में नहीं करी है। क्योंकि माइक्रो कैप लगभग 2.5%, स्मॉल कैप भी 2.25%, मिड कैप 1% से थोड़ा कम चढ़ा था, लार्ज कैप निगेटिव में था। क्लियर है? तो ये उतना बड़ा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि इस साल डेटा में जैसा आप देख सकते हो, इस पूरे साल में FIIs ने 2,42,000 करोड़ की सेलिंग की है इन 10 महीनों में। अक्टूबर तक 10 महीनों में 2,42,000 की सेलिंग की है। उसमें से 1 लाख करोड़ की सेलिंग सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर में की है। मतलब 9 महीनों में सिर्फ 1,42,000 करोड़ की सेलिंग हुई है और 1 लाख करोड़ की सेलिंग सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर के महीने, एक महीने में हुई है। अब ये नंबर इतना ज्यादा क्यों है? ये नंबर इतना ज्यादा ये इसलिए है क्योंकि ये हिस्ट्री की, मतलब हिस्ट्री लिख दिया। अब ये हिस्ट्री दोबारा कब रिपीट होगा ये पता नहीं है FIIs ने। हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है। कोविड के क्रैश के दौरान मार्च के महीने में जो इंडेक्स एक महीने में लगभग 29% गिरा था, मार्च में एक महीने में 29%, उसमें एक महीना भी क्या, लगभग एक हफ्ते में ही गिरा था। वहां पे भी जो FIIs की सेलिंग थी वो लगभग 58 करोड़ ही थी, 58,000 करोड़, 58,000 करोड़। तो इंडेक्स पे हमारे इतना ज्यादा इफेक्ट आया था। यहाँ पे 1 लाख करोड़ एक महीने में है, फिर भी मतलब 7-8% का ज्यादा से ज्यादा अफेक्ट हम अपने मेन इंडेक्स लेवल पे इसका रीजन क्या है ये भी इसी डेटा में हमें दिख जाता है कि 1,04,020 करोड़ की सेलिंग की है FIIs ने, तो उसके अगेंस्ट में DIIs मतलब म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस ने, रिटेल मनी जो जाता है जिसके थ्रू 99,210 करोड़ की बाइंग भी कर ली। मतलब 1 लाख की सेलिंग FIIs ने की तो 1 लाख की बाइंग भी म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनीज ने कर ली है। इस पूरे साल के दौरान में 2,42,987 करोड़, 2,42,987 करोड़ की सेलिंग FIIs ने की है। तो इसका 2 गुना DIIs ने यहाँ पे 5,17,367 करोड़ की बाइंग भी कर ली है। तो हमें इस चीज से ये समझ में आता है कि अगर यही चीज, इसी टाइप की सेलिंग अगर 2022 से पहले होती, 2020 में तो हुई ही थी, 2019 में 18-17 इस सब टाइम में ऐसी सेलिंग होती, इवन 2021 तक भी इस टाइप की अगर सेलिंग होती तो हमारा इंडेक्स निफ्टी 50 अभी 15,000 पे भी होता या उससे भी नीचे होता, 15,000 से भी नीचे होता, हो सकता है 10-12,000 तक आ गया होता अगर उस टाइम पे इस टाइप की सेलिंग होती, इतनी बड़ी सेलिंग होती तो। पर क्योंकि पिछले 5 सालों में हमारा मार्केट इतना ज्यादा मैच्योर हो चुका है कि अब ऐसी सेलिंग्स को भी एब्सॉर्ब कर पा रहा है। मैच्योरिटी का मतलब कि 30,000 करोड़, 35,000 करोड़ का हर महीने जो इनफ्लो जा रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर, मतलब इंश्योरेंस का, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग का, इन सब चीज का छोड़ देते हैं। जो कॉर्पोरेट वगैरह इन्वेस्टमेंट करते हैं सब कुछ छोड़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ रिटेल का 30-35 हजार करोड़ हर महीने जो पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहा है। अब कुछ हद तक म्यूचुअल फंड वाले पैसे को रोक के रख सकते हैं, जैसे कि लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड ने सितंबर खत्म होने तक रोक के रखे थे। अक्टूबर का डेटा नवंबर में आएगा तो हमें समझ में आएगा कि कितना अभी कैश होल्डिंग है, लेकिन लगभग 2.25 लाख करोड़ वहां पे रोक के म्यूचुअल फंड्स ने कैश रखे थे, जिनका डेफिनेटली अक्टूबर में उन्होंने फायदा उठाया होगा। लेकिन बाकी पैसा तो उनको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, और इसीलिए तो FIIs ने जहां पे 2.5 लाख करोड़ की बिकवाली की, वहां पे DIIs ने 5 लाख करोड़ की
खरीदारी कर ली है। इतना जो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ये है कि इससे हमें अपने मार्केट के ऊपर भरोसा बढ़ना चाहिए कि जो इंडियन इन्वेस्टर है मैच्योर हो रहे हैं, मार्केट को समझ रहे हैं, गिरावट के टाइम पे पैनिक करके भाग नहीं रहे, जैसा पीछे भागा करते थे 2020, 16, 17, 14, 12, 2008 ये सब टाइम पे। उस टाइम पे भी रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ी थी, लेकिन उस टाइम पे जब मार्केट गिरी तो रिटेल निवेशक भागे, लेकिन अभी नहीं भाग रहे हैं। एक तरीके से ये हमारे मार्केट के लिए अच्छा है और एक पॉजिटिवनेस की तरह काम कर। शशिकांत जी का क्वेश्चन है, हेलो सर, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेटिव वीडियोस। आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट lump sum investment in this current market situation. Is it okay to invest the entire lump sum amount at once? पहले इसी का आंसर कर लेते हैं, इतना ही का। तो देखिए, आपने गोल नहीं बताया, ठीक है। जो पैसा डाला जाएगा वो कितने समय तक के लिए मार्केट के अंदर होल्ड करना है, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, इस पे डिपेंड करेगा कि एक बार में लम सम डाल दे सकते हैं या उसको स्प्रेड करके थोड़ा डालें। और अगले 5 साल 6 साल के लिए डालना है तो स्प्रेड करके डाल देना ज्यादा बेहतर है। और अगर 10, 15, 20 साल तक कोई मतलब नहीं उस पैसे से, तो वहां पे एक मुश्त पैसा को डाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे क्वेश्चन आता है, और इट वुड बी बेटर टू इन्वेस्ट 60% इन वन गो एंड स्प्लिट द रिमेनिंग अमाउंट इनटू पार्ट्स टू इन्वेस्ट ईच मंथ, व्हाट वुड यू रिकमेंड? तो मेरी जो राय है वो तो मैंने आपको दे दी कि अगर लंबे समय तक के लिए छोड़ना है तो इन्वेस्ट करो और भूल जाओ, और अगर अगले 5 साल 6 साल के लिए करना है तो फिर स्प्रेड करके इन्वेस्ट कर दो। अब अगले 6-7 महीने में स्प्रेड करके इन्वेस्ट कर दो। अब एक चीज आप कह रहे हैं कि 60% डाल देते हैं, बाकी को SIP की तरह इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये भी कर सकते हो। 50-50 बांट दो, 50-60% एक बार में इन्वेस्ट कर दो और बाकी स्प्रेड करके इन्वेस्ट कर दो। लेकिन तभी जब इन्वेस्ट कम समय के लिए करना है, 5 साल 6 साल के लिए करना है, 10, 15, 20 के लिए करना है, तो एक मुश्त डाल के भूल जाना ज्यादा बेहतर है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होगा, ऊपर नीचे प्राइसेस दिखेंगी, लॉन्ग टर्म में वो प्लेन कर्व भी दिखेगा, तो परेशान नहीं होना है इसको लेकर। आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन फ्लेक्सी कैप 20%, मिड कैप 30%, स्मॉल कैप 35%, मोमेंटम 5% एंड मोमेंटम 35%, मतलब 50 में 5%, 30 में 5%। Index fund, does this distribution sound reasonable? I plan to get substantial portion, 70% of the money in next 5, 7 and 10 years, while the remaining amount will be invested for 20 years for retirement. Thank you. देखिए, 5 और 7 साल के लिए आपको देखना है, बाकी 10 साल के लिए, 20 साल के लिए ये जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। 5 ईयर्स में जो पैसा निकाला है, सिंपली, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, सिंपली 5 सालों में जो पैसा निकालना है उसको सिंपल फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर डालना है। क्लियर? सिंपल फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। इसके अलावा जो 200 मोमेंटम 30 फंड है उसके अंदर भी डाल सकते हो, 5 साल के लिए जो पैसा डालना है। क्लियर है? जो पैसा 7 साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए डालना है, उसको मल्टी कैप फंड या फिर प्रॉपर मिड कैप फंड या फिर 500 मोमेंटम 50 फंड, इसके अंदर डालना है। क्लियर है? 5 साल के लिए जो पैसा जा रहा है वो अलग फंड के अंदर जाएगा, 7 साल के लिए जो पैसा जा रहा है वो अलग फंड के अंदर जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो 10-20 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, उसको कुछ पैसा उसमें से चाहो तो 500 मोमेंटम 50 में डाला जा सकता है, नहीं तो पूरा का पूरा वो पैसा जो 10-20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होना है वो स्मॉल कैप प्रॉपर म्यूचुअल फंड के अंदर डाला जा सकता है। तो यही टोटल मेरी राय है इसके बारे में। आप लोगों की अगर कुछ अलग राय है तो थोड़ा बताओ कमेंट में, आप अपनी राय भी दो। कोई क्वेश्चन क्वेरी आपका अलग से है या फिर किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।